नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नारायणगढ़ दौरा। सीएम ने किया 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ। करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत। हरियाणा सीएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ के स्कूलों को भी मिली धमकी। अलर्ट पर पुलिस। छुट्टियों के बाद आज ही खुले थे स्कूल। अंबाला में बोरवेल हादसे पर बड़ा एक्शन। खेत मालिक और 2 ठेकेदारों पर एफआईआर। लापरवाही पर बनी 4 साल के निर्वैर की मौत की वजह। 4 साल के मासूम का हुआ अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ में उपमंडलीय अस्पताल के नए भवन और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 114 करोड़ की 7 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं में भारी सुधार होगा। अपने संबोधन में केंद्र सरकार के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साल 2014 में जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी तो सबसे पहले इलाके की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया। उन्होंने यमुनानगर और पंचकुला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया। नए अस्पताल भवन का लोकार्पण। नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ में 31 करोड़ की लागत से निर्मित 50 बिस्तरों वाले 4 मंजिला नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस विस्तार के बाद अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों की हो गई है। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ से 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों की भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके अलावा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ और अंबाला जिले के कई अन्य स्वास्थ्य प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी हमारे अलग अलग जिलों में मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे सांसदगण जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी, हरियाणा प्रदेश की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 337 करोड़ रुपए में से आज इनमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आज उद्घाटन और स्वास्थ्य परियोजनाएं इसमें जो शामिल हैं उनके लिए किया गया है। साथियों, साथ ही 223 करोड़ रुपए की लागत से 325 अमृत सरोवरों का भी आज उद्घाटन किया गया है। प्रदेश की जनता को आज वो समर्पित किए गए हैं। साथियों, ये केवल ये परियोजना का उद्घाटन नहीं है। साथियों, यह स्वस्थ हरियाणा का, ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, यह समृद्ध हरियाणा का ये संकल्प है और यह विकसित हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मजबूत कदम है।
चंडीगढ़ से एक बेहद चौंकाने और गंभीर खबर सामने आई है। यहां के प्रमुख स्कूलों और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा संदेश एक ईमेल के जरिए भेजा गया, जिसके बाद से पूरे प्रशासनिक और सुरक्षा अमले में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के स्कूल आज ही गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा खुले थे। बच्चे अभी अपनी कक्षाओं में पहुंचे ही थे कि इस धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही प्रभावित स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। चंडीगढ़ पुलिस की विशेष टीमें बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से चिन्हित स्कूलों और मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास गहन चेकिंग अभियान चला रही है। अंबाला में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्वैर सिंह को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। आज सुबह करीब 3:30 पर निर्वैर का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। मासूम का शव अंबाला शहर के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां आज डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। यह दर्दनाक हादसा कल मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ था, जब खेलते खेलते 4 साल का निर्वैर सिंह अचानक खुले पड़े बोरवेल में जा गिरा और मासूम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन उसे जब बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं 4 साल के मासूम निर्वैर की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है और वहीं गमगीन माहौल में 4 साल के मासूम निर्वैर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीबीआई ने हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को 3 करोड़ रुपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने नकली दवा रैकेट की जांच में राहत दिलाने के नाम पर कारोबारी से मोटी रकम की मांग की थी। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यह गिरफ्तारी नकली दवा बनाने वाले रैकेट की जांच से जुड़े 3 करोड़ रुपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में की गई है। इस समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में रीजनल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने पुडुचेरी के एक व्यापारी को सीबीआई जांच में राहत दिलाने और उसके पक्ष में नतीजा निकलवाने का भरोसा दिया था। इस बदले में उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल करने का दावा करते हुए मोटी रिश्वत की मांग की थी और इस मामले में गहराई से जांच करते हुए सीबीआई ने पहले ही इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, बिचौलिए राजकुमार और पुडुचेरी के व्यापारी एन राजा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए IPS अधिकारी दीपक गहलावत को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आगे की रिमांड और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों के बैंक खातों में हुए 657 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने हरियाणा के IAS अधिकारी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार और 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जांच एजेंसी ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। सीबीआई के अनुसार जांच में सामने आया कि प्रदीप कुमार ने HSPCB का सदस्य सचिव रहते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े हुए पूरे निवेश कार्य को स्वयं संभाला। उन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक राशि IDFC फर्स्ट बैंक को भेजी और खाते से फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन का करीब 169 करोड़ रुपए का सरकारी धन गबन कर लिया गया। सीबीआई ने बताया कि प्रदीप कुमार काफी समय से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और बार-बार प्रयासों के बावजूद जांच में शामिल होने से बच रहे थे। उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा सरकार ने 8 अप्रैल को प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया था। कैथल जिले में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले 4 बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। गोला SC विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी SDM ने थाना प्रभारी गोला और सीवान को पत्र जारी कर संबंधित BLO के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 15 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन, पात्र मतदाताओं का पंजीकरण और मतदाता पहचान पत्र का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी BLO को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित चारों BLO अपने अपने मतदान केंद्रों पर 20% से भी कम कार्य कर पाए थे, जबकि उन्हें कई बार दूरभाष के माध्यम से कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस जारी किया गया था और प्रगति सुधारने को कहा गया था। इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसे माननीय आधार पर 4 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है और इस पैरोल के दौरान काला जठेड़ी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपनी पत्नी और नवजात जुड़वा बेटियों से मुलाकात करने पहुंचा। वहीं गैंगस्टर काला जठेड़ी को गुरुग्राम के नीलकंठ अस्पताल लाया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी को नवजात जुड़वा बेटियों से मिलवाने के लिए दिल्ली पुलिस गुरुग्राम लेकर पहुंची। अस्पताल के आसपास भारी पुलिस बल लगाया गया। अदालत ने साफ किया कि यह राहत पूरी तरह से मानवीय आधार पर दी गई है। इसका गैंगस्टर के खिलाफ चल रहे किसी भी आपराधिक मामले या विचाराधीन सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुलाकात के दौरान दिल्ली और हरियाणा पुलिस की भारी सुरक्षा तैनात रही। भिवानी की शिक्षिका मनीषा मौत मामले में सोमवार को एक दिन का अनशन करने वाले पिता संजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी 4 मांगे रखी हैं, जिसमें सीबीआई की जांच रिपोर्ट के अलावा सबसे अहम शुरुआत में सीबीआई टीम में शामिल इंस्पेक्टर जिसे बाद में ट्रांसफर किया गया को उसको भी बैठक में शामिल किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि वे सभी मांगे संबंधित उच्च अधिकारी को भेजकर जल्द बैठक कराने का प्रयास करेंगे। उल्लेखनीय है कि ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी शिक्षिका 19 वर्षीय मनीषा पिछले साल 11 अगस्त को लापता हो गई थी और 2 दिन बाद सिंघानी गांव में नहर के पास उसका शव मिला था। विरोध के चलते सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। पिछले 10 महीने का समय बीतने के बावजूद जांच रिपोर्ट उजागर नहीं करने पर स्वजन और ग्रामीणों में रोष है। इसे लेकर 7 जून को गांव में महापंचायत भी हुई। मृतका मनीषा संजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के सामने मामले से संबंधित 4 मांगे रखी हैं और संजय कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि बैठक करवाएंगे। अब तक बैठक का ही इंतजार है कि क्या बताया जाता है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद आखिरकार बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ ही देर में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। दूसरी ओर किसानों के लिए भी यह बारिश राहत भरी साबित हो सकती है। धान की रोपाई का समय चल रहा है और खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से किसानों को सिंचाई पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय समय पर बारिश होती रही तो फसल की बुआई और रोपाई का कार्य बेहतर ढंग से पूरा हो सकेगा। मौसम में आए इस बदलाव से आमजन के साथ साथ किसान भी काफी खुश नजर आए। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी चल रही थी और आज सुबह से तो बादल सा हो रहा था। आज बढ़िया बारिश होगी यमुनानगर में फिलहाल, तो इससे बहुत राहत मिली है और जिस प्रकार अच्छी बारिश हुई है किसानों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। तो आने वाले समय में भी उम्मीद है कि बताया जा रहा है कि 2 दिन और बारिश होगी तो काफी फायदा होगा। वैसे तो बहुत उमस गर्मी पसीना बहुत था, लेकिन फिलहाल मौसम में ठंडक है। अगर बारिश ना हुई तो फिर ये गर्मी होगी। किसानों को कितना फायदा मानते हैं? किसानों को फिलहाल तो देखो थोड़ी बारिश हो रही है, लगातार बारिश होगी तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा। बाकी इस बारिश से भी लगता है कि कुछ फायदा तो होगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।